अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज हुसैन। आज का हमारा टॉपिक है राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रिमिटिव स्केजुलिंग और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमारे पास दोनों डिसीजन मॉड के साथ हमने एल्गोरिथम को डिस्कस किया था। हमारे पास नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव दोनों डिसीजन मॉड के अंदर हमने उन दोनों एल्गोरिथम को वहाँ पे डिस्कस किया था। उससे पहले हमने शॉर्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केजुलिंग एल्गोरिथम को डिस्कस किया। वो सिर्फ जो था हमारे पास नॉन प्रिमिटिव डिसीजन मॉड को डिस्कस करता था। तो हमारे पास जो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम है ये ओनली प्रिमिटिव डिसीजन मॉड को जो है वो एक्सेप्ट करता है। इट मींस कि इसके अंदर हम रिसोर्सेज फोर्सिबली एक प्रोसेस से लेके किसी दूसरे प्रोसेस को वहां पे एलोकेट कर सकते होते हैं। तो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम जो है हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच प्रोसेस गेट एन इक्वल शेयर ऑफ रिसोर्स इन टर्न, कि जितने भी प्रोसेसेस जो है वो वहां पे मौजूद होते हैं, हर प्रोसेस को जब शेयर रिसोर्स एलोकेट किया जाता है, रिसोर्स शेयर किया जाता है, तो एक इक्वल टाइम स्लाइस के अंदर इसको शेयर किया जाता है। और उसके बाद जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस क्यू के अंदर मौजूद होते हैं, सीपीयू उनको एक फिक्स इंटरवल टाइम के अंदर, एक फिक्स क्वांटम टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम स्लाइस के अंदर जो है उस रिसोर्स को किसी प्रोसेस को एलोकेट करता है। और जब वो क्वांटम टाइम खत्म हो जाता है, वो स्पेसिफिक इंटरवल टाइम जो है वो एंड हो जाता है, तो वो रिसोर्स किसी प्रोसेस से लेके किसी दूसरे प्रोसेस को जो कि उसी क्यू के अंदर मौजूद होता है उसको एलोकेट कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारे पास यहाँ पे, जब एक प्रोसेस किसी एक रिसोर्स को ले लेता है, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देता है, जैसे ही उसका क्वांटम टाइम जो है वो कंप्लीट हो जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक इंटरप्ट जनरेट करता है। और इंटरप्ट जनरेट जैसे होता है तो वो रिसोर्स जो है वो रनिंग जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो उसको रिलीज कर देता है और फिर उसको एलोकेट कर देता है प्रोसेसर जो नेक्स्ट प्रोसेस क्यू के अंदर मौजूद होता है। इस दौरान एक और जो काम इसके अंदर होता है वो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जब एक प्रोसेस एंड होता है ड्यूरिंग प्रोसेसिंग और वो कंप्लीट नहीं होता, तो प्रोसेसर क्या करता है, उसकी जो स्टेट होती है उसको पहले सेव करता है और देन जो है वो रिसोर्स किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। तो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग एल्गोरिथम के अंदर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद जब एक रिसोर्स रिलीज हो जाता है, किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट हो जाता है, फिर इसी तरह से एक स्पेसिफिक टाइम स्लैश जो दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया गया, फिर इसी तरह से फिर थर्ड प्रोसेस आता है, फिर फोर्थ प्रोसेस आता है। तो राउंड रॉबिन स्केजुलिंग जो एल्गोरिथम है उसको हम मल्टीटास्किंग के अंदर यूज करते होते हैं। तो हम इसको एक एग्जांपल के साथ करते हैं कि इसको किस तरह से प्रोसेसर जो है वो एग्जीक्यूट करता है, किस तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस को, मल्टीपल प्रोसेसेस को लेके चलता है। यहाँ पे हमारे पास चार प्रोसेसेस मौजूद हैं, P1 से लेकर P4 तक। उनका यहाँ पे हमारे पास जो है वो अराइवल टाइम भी मौजूद है और साथ साथ जो है वो सर्विस टाइम मौजूद है। तो हम इसको गैंट चार्ट के साथ इसको ड्रा करते हैं। और मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्ट के अंदर बताया कि हमारे पास जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है उसको हम प्रिमिटिव मोड के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। प्रिमिटिव मोड के अंदर क्या है, जैसे प्रीवियसली भी हम लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि प्रिमिटिव मोड के अंदर रिसोर्सेज फोर्सिबली एक प्रोसेस से लेके किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किए जा सकते होते हैं। तो यहाँ पे हम गैंट चार्ट इसका ड्रा करते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक चीज मैंने लिखी हुई है, वो है टाइम स्लाइस या क्वांटम टाइम, जो कि 4 है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि हर प्रोसेस को 4 टाइम के लिए रिसोर्स दिया जाएगा और जैसे ही 4 टाइम कंप्लीट हो जाएंगे वो रिसोर्स उस प्रोसेस से लेके किसी दूसरे प्रोसेस को जो कि क्यू के अंदर मौजूद होगा उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। अब चाहे अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हुआ है या वो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसको जैसे ही उसका टाइम यहाँ से एंड होगा वो रिसोर्स उससे लेके किसी दूसरे प्रोसेस को जो कि क्यू के अंदर मौजूद होगा, रेडी क्यू के अंदर मौजूद होगा, उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 4 है क्वांटम टाइम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास प्रोसेस P1, क्योंकि इसका आने का टाइम जो है वो हमारे पास 0 है। करंटली यहाँ पे अभी कोई प्रोसेस और मौजूद नहीं था, कोई और प्रोसेस मौजूद नहीं था, तो प्रोसेसर ने यहाँ पे P1 को चला दिया और उसका क्वांटम टाइम और उसका टाइम स्लाइस जो है वो टोटल कितना था, 4 टाइम था। इट मींस कि P1 जो है वो 4 टाइम चलेगा। तो P1 जो है यहाँ पे 4 टाइम चला।
4 टाइम के बाद जो है जैसे ही उसका क्वांटम टाइम यहाँ पे कंप्लीट हुआ 4 टाइम, वो फोर्स ऑटोमेटिकली जो है वॉलंटरली जो है वो उस रिसोर्स को वहां पे रिलीज कर देगा, और वो रिसोर्स जो है फिर जो नेक्स्ट प्रोसेस क्यू के अंदर मौजूद है, रेडी क्यू के अंदर मौजूद है, वो प्रोसेस उसको एलोकेट कर दिया जाएगा। तो इसका सर्विस टाइम टोटल जो है वो 8 था, 4 टाइम ये चल चुका, और उसके बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पे 4 टाइम जो है वो यहाँ पे उसका सर्विस टाइम रिमेनिंग रह गया। उसके बाद हमारे पास P2 आया यहाँ पे, उसका टोटल सर्विस टाइम जो है वो 4 था, तो प्रोसेसर ने जो है वो P2 को रिसोर्स एलोकेट कर दिया। इसी तरह से P2 जो है वो क्वांटम टाइम जो कि 4 है हमारे पास, वो वहां पे चला, और चलने के बाद 8 टाइम के ऊपर एंड हो गया। उसके बाद प्रोसेसर के पास फिर जो है वो एक थर्ड प्रोसेस था, उसने फिर थर्ड प्रोसेस को वहां पे ले लिया। इसी तरह से P3 जो है वो 4 टाइम यहाँ पे चला। नेक्स्ट जो है वो फिर जैसे ये 4 टाइम चला, रिसोर्स ऑटोमेटिकली फिर किसकी तरफ शिफ्ट हो गया, P4 की तरफ शिफ्ट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास P4 भी कितने टाइम चला, 4 टाइम चला। यहाँ पे P3 कितने टाइम चला था, ये भी 4 टाइम चला था, रिमेनिंग इसका 3 रह गया था, ये 4 टाइम चल गया यहाँ पे, इसका जो रिमेनिंग सर्विस टाइम रह गया वो हमारे पास यहाँ पे 1 रह गया। इस तरह से हमारे पास P1 से लेकर P4 तक सारे प्रोसेसेस जो है वो 4 टाइम चले, और यहाँ पे वो वॉलंटरली जो है वो एक प्रोसेस जैसे 4 टाइम चल रहा था वो रिसोर्स को रिलीज कर रहा था, फिर सेकंड प्रोसेस चला, फिर थर्ड प्रोसेस चला, फिर जो है वो 4 प्रोसेस चला। सारे प्रोसेसेस जो हैं वो उनको जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उनके पास जो शेयर था, रिसोर्स का शेयर है, वो इक्वली वहां पे उनके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हुआ, और हर प्रोसेस को एक फिक्स्ड इंटरवल टाइम के अंदर, एक फिक्स टाइम स्लाइस के अंदर उनको रिसोर्स एलोकेट किया गया, और वो अपनी टर्न के बाद जो है अपनी एग्जीक्यूशन 4 टाइम चलाने के बाद उन्हें ऑटोमेटिकली जो है उसका जो ट्रांसफर है, शिफ्ट है, वो नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ हो गया। तो इस तरह से जो है वो हमारे पास एक राउंड जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमारे पास एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ। जब एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट हुआ है तो फिर प्रोसेसर क्या करेगा, एक सेकंड राउंड स्टार्ट करेगा, और सेकंड राउंड के अंदर देखेगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस का जो सर्विस टाइम है वो अभी रिमेनिंग रहता है। तो फिर अगेन जो है जब एक राउंड यहाँ पे कंप्लीट हो गया, फिर दोबारा वो कहां से स्टार्ट करेगा, P1 से दोबारा अगेन स्टार्ट करेगा। तो P1 से जब उसने अगेन स्टार्ट करना चाहा तो देखा उसका जो रिमेनिंग सर्विस टाइम है वो कितना है, 4 है, और हमारे पास क्वांटम टाइम जो है वो भी हमारे पास कितना है, 4 है। तो फिर अगेन P1 जो है वो 4 टाइम यहाँ पे चलेगा। P1 यहाँ पे 4 टाइम चलने के बाद, क्योंकि क्वांटम टाइम जो है हमारे पास 4 है, तो वो यहाँ पे 4 टाइम चलने के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो उसके बाद प्रोसेसर जो है वो किसके पास आया, P2 के पास आया। P2 का सर्विस टाइम जो था वो 4 था, और ये 4 ऑलरेडी जो है वो पहले राउंड के अंदर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था। तो प्रोसेसर यहाँ से इसको स्किप करके फॉरवर्ड हो गया P3 की तरफ। जैसे P3 की तरफ यहाँ पे प्रोसेसर आता है तो देखता है रिमेनिंग सर्विस टाइम जो है वो यहाँ पे कितना है। तो इसका रिमेनिंग सर्विस टाइम कितना था, 3 था। तो प्रोसेसर ने P3 को कितने टाइम यहाँ पे चलाया, 3 टाइम चलाया। अब हमारे पास क्वांटम टाइम 4 है, बट क्योंकि जो P3 है इसका जो रिमेनिंग सर्विस टाइम था वो 3 था, उसके बाद उसके अंदर कोई उसका सर्विस टाइम मौजूद नहीं था, तो प्रोसेसर ने उसको यहाँ पे कितने टाइम चलाया है, ओनली 3 टाइम चलाया है। और 3 टाइम चलाने के बाद वो फिर कहाँ पे चला गया, नेक्स्ट की तरफ चला गया, जो कि हमारे पास क्या है, P4 है। तो उसने किसको चला दिया, P4 को चला दिया। अब P4 के अंदर क्योंकि 1 टाइम के लिए उसका सर्विस टाइम बाकी था, बस टाइम बाकी था, तो प्रोसेसर ने इसको 1 टाइम के लिए चलाया। इस तरह से अगेन एक दूसरे राउंड के अंदर उसने, एक दूसरे राउंड के अंदर जो उसके पास प्रोसेसेस थे, P1 का बस टाइम बचा हुआ था सर्विस टाइम, P3 का और P4 का, तो उसने उनको चला दिया। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड राउंड भी कंप्लीट होता है।
हमारे पास यहाँ पे 2 राउंड के अंदर इसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी, क्योंकि कोई और जितने भी प्रोसेसेस मौजूद थे उनका सर्विस टाइम रिमेनिंग नहीं था, तो इसलिए प्रोसेसर ने 3rd राउंड यहाँ पे नहीं लिया। तो इसका मतलब है कि इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास प्रोसेसर ने 2 राउंड्स के अंदर जो है वो प्रोसेसिंग को यहाँ पे कंप्लीट किया। तो इस तरह से हमारे पास जो है P1 से लेकर P4 तक प्रोसेसेस एक स्पेसिफिक टाइम के लिए यहाँ पे चले, और अपना टाइम लेने के बाद जो है उन्होंने अपने यहाँ पे प्रोसेसिंग को एंड किया। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हम इसका फिनिश टाइम फाइंड करते हैं। तो P1 जो है वो हमारा उसका जो एंडिंग टाइम है, अब 2 राउंड्स के अंदर P1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। हम पहले राउंड को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सेकंड राउंड को कंसीडर करेंगे जहां पे उसकी प्रोसेसिंग जो है वो एंड हुई थी। तो P1 की सेकंड राउंड के अंदर जब प्रोसेसिंग एंड हुई तो हमारे पास क्या था, यहाँ पे 20 था। तो यहाँ पे हमारे पास ये यहाँ पे थोड़ा सा इसको गलत कर दिया। तो उसके बाद हमारे पास जो है वो P2 है। P2 की प्रोसेसिंग जो है वो कहाँ पे एंड हुई थी, 8 के अंदर हुई। उसके बाद P3 जो है हमारे पास एंड हुआ कहाँ पे, 23 के ऊपर। और P4 जो है वो हमारे पास एंड हुआ 24 के ऊपर। इस तरह से हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस थे हमने उनका फिनिश टाइम यहाँ पे फाइंड कर लिया। तो हमारे पास जब यहाँ पे फिनिश टाइम आ जाएगा तो उसके बाद हम सारे प्रोसेसेस का यहाँ पे वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे, और उसके बाद जो है हम इसका एवरेज वेटिंग टाइम जो है वो फाइंड करेंगे। तो फिनिश टाइम फाइंड करने के बाद हमने इन चारों प्रोसेसेस का पहले वेटिंग टाइम यहाँ पे फाइंड किया। वेटिंग टाइम फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है फिनिश टाइम माइनस बर्स्ट टाइम या सर्विस टाइम, और माइनस जो है वो हमारे पास अराइवल टाइम है। तो हमारे पास P1 का जो फिनिश टाइम था वो हमारे पास 20 था। 20 माइनस 8 हमारे पास 12 हुए। 20 माइनस 8 माइनस जो हमारे पास अराइवल टाइम है वो हमारे पास यहाँ पे 12। इसी तरह से हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस यहाँ पे मौजूद थे, 4 प्रोसेसेस मौजूद थे, हमने उसका वेटिंग टाइम यहाँ पे फाइंड किया। उसके बाद हमने उसका एवरेज वेटिंग टाइम यहाँ पे निकाला है। एवरेज वेटिंग टाइम के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास जितने भी प्रोसेसेस थे उनका वेटिंग टाइम हमने यहाँ पे सम अप किया है और उसको डिवाइड कर दिया टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस के ऊपर। तो हमारे पास इसका जो आंसर आता है वो 45 डिवाइडेड बाई 4, 11.25 जो है वो इसका टोटल एवरेज वेटिंग टाइम बनता है। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पे जितने भी प्रोसेसेस आते गए एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो चले, और इस तरह से प्रोसेसर ने जो है वो मल्टीपल टास्क को यहाँ पे लिया और हर प्रोसेस को एक स्पेसिफिक टाइम साइज के बाद उससे रिसोर्स लिया, और दूसरा प्रोसेस जो कि रेडी क्यू के अंदर मौजूद था उसको यहाँ पे एलोकेट किया। तो हमारे पास टोटल जो इसका एवरेज टाइम आया वो हमारे पास 11.25 है।